हेलो, नमस्ते सभी यार को। बहुत दिनों के बाद सबको लेके बहुत बहुत खुशी हो रही है। और जो ग्रोथ नजर आ रही है सब में, वो भी इतना सुंदर और इतना परफेक्ट है कि सभी को अभी महसूस होने लगे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे वाइब्रेशंस को। दिस इज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल अपडेट जो मुझे सब में नजर आ रहा है। सबके चेहरे काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो बातें अभी चल रही है वो चेंज हो चुकी है। सो आई एम सो सो हैप्पी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एपिजेनेटिक्स पे है। तो वाई एपिजेनेटिक्स हमने आज इस 365 डेज जो हमारा सर्व चिकित्सा के ऊपर है, उसमें जो एपिजेनेटिक्स टॉपिक्स है उसको इसीलिए मैंने लिया है बिकॉज कई बार हमको इस चीज को भी समझना है कि दिस इज अ वेरी न्यू साइंस। जो नो डाउट कि हमारे जो ऋषि मुनि है या फिर हमारे जो संत है या फिर ये जो नेचर है, यूनिवर्स ने हमको बहुत पहले ही, जितना हम सेंसिटिव होते जाते हैं उतना हमको काफी नॉलेज विजडम गेन होता जाता है। बट साइंटिफिकली एक एपिजेनेटिक्स को अभी प्रूव किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी में सारे ह्यूमन बीइंग को समझना। जो मेडिटेशन में उनको समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक सोने पे सुहागा के समान एक चीज होती है। तो व्हाट इज एपिजेनेटिक्स बेसिकली? आप अगर समझा जाए, जीन्स जो होते हैं, है ना, मीन्स हम एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को। इन बातों को ज्यादा, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे rather देन स्ट्रक्चरल और एनाटॉमिकल। इन सब चीजों में जाने से बेहतर है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अभी जो प्रीति जी बता ही रही थी कि लाइक हमारी जो नाड़ी, लाइक जब हम मेडिटेशन करते हैं हम प्रेजेंट में आते हैं और कॉस्मिक एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होते हैं या फिर हम प्रेजेंट के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आप सब लोग चर्चा कर ही रहे थे, डिस्कशन चल ही रहा था आपका, और आप ये समझ रहे थे कि व्हाट इज बीइंग इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप जब होते हो तो एग्जैक्टली आप एक प्रेजेंट टेंस में चले जाते हो, एक वर्तमान में आ जाते हो। ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, ना ही आप में कोई सोच है। तो आप एक प्रेजेंट में हो। तो जो भी घटित कर रहा है या फिर जो भी क्रिएटर के वाइब्रेशंस है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। और वंस आप क्रिएटर के वाइब्रेशंस के साथ कनेक्ट होते हो तो तीन लेयर्स होती है माय डियर फ्रेंड। एक फिजिकल बॉडी होती है, एक मेंटल बॉडी होती है, ठीक है, और उसके बाद आपका एक इमोशनल एनर्जी बॉडी होती है। इन द सेंस 5 बॉडी से तो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, राइट? सॉरी, 7 लेयर से तो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, 7 बॉडीज जो हम कहते हैं। उसमें जो सबसे इनर लेयर, जिससे जो आनंदमय लेयर है या फिर जिसको हम ब्लिसफुल बॉडी कहते हैं, वो तो कंप्लीटली वाइब्रेट करती रहती है। पर उससे जब छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है अपना शरीर, तो अपना आप कह सकते हैं कि एक विज्ञानमय शरीर तैयार होता है, ठीक है। और उसके बाद अपना एक मनोमय शरीर तैयार होता है। उसके बाद अपना एनर्जी बॉडी रेडी होती है। उसके बाद अपना इमोशनल लेयर रेडी होता है। फिर उसके बाद अपनी प्राणमय फिजिकल बॉडी रेडी होती है। पर जब हम, जो प्रीति जी कह रही थी, हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एपिजेनेटिक्स को भी समझेंगे कि जो प्रीति जी कह रही थी कि आप जब मेडिटेशन करते हैं, आप जब सांसों के साथ बने रहते हैं, तब आपका नाड़ी शुद्धि होती है। तो ये आपके प्राणमय शरीर तक आ गया माय डियर फ्रेंड, है ना। तो आपकी जो प्राणमय शरीर में है, आपकी प्राणमय शरीर में जितना भी इम्बैलेंसेस है, ठीक है, क्योंकि जब हम आनंद में, मीन्स कंप्लीट ब्लीस है, जिसको आप चिदानंद के नाम से समझते हैं, जिसको आप परमानंद के नाम से समझते हैं, जिसको आप शिवो हम सो हम, जिस भी नाम से आप उसको रिलेट करते हैं, उससे जब हम एक शरीर रूप में आते हैं, ठीक है, और जब हम एक शरीर रूप की धारणा करते हैं, तो उसके साथ में एक प्राणमय शरीर हमको, तो जब वो जिस, जैसे जैसे वो जैसे जैसे वो
सूक्ष्म से ग्रॉस में, सूक्ष्म से ठोस होता हुआ जाता है, वैसे वैसे कुछ नियम उसके साथ लागू होते चले जाते हैं। और वो नियम, जब प्राणमय शरीर होता है तो प्राणमय शरीर किसी मेमोरीज के साथ तैयार होता है ना। आपको जिस तरीके की नाक मिली है, आपको जिस तरीके का आंख मिला है, आपको जिस तरीके की बॉडी स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इसे हम कहेंगे कि ये आपके प्राणमय शरीर की संरचना बनाई हुई आपकी मेमोरीज है, जिसको हम जेनेटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो जैसे अभी आपको एक ठोस शरीर दिख रहा है, ठोस शरीर के अंदर में अगर आप और अंदर जाएंगे तो आपको पता है कि आपका शरीर एक ऑर्गन से बना हुआ है ना, सिस्टम से बना हुआ है, हर एक सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम को और आप थोड़ा सा डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर सेल्स से बन सॉरी टिश्यूज से है, ऑर्गन्स के बाद टिश्यू आ गए, और टिश्यू जो बनता है वो सेल से होता है, इट्स अ यूनिट ऑफ सेल। और आप देखिए इतने मिलियन ट्रिलियन बॉडी में सेल्स है ना। और मिलियन ट्रिलियन बॉडी में सेल्स होते हुए भी एवरी लाइक हर सेल में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो जब हम ब्रीथ के साथ कनेक्ट होते हैं, हम मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड, तो हम इस ऊर्जा को किसी एक ऑर्गन, किसी एक शरीर, किसी एक टिश्यू या फिर किसी एक पार्ट तक के नहीं लेके जा रहे हैं, हम इसको ईच एंड एवरी सेल तक के पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि ये बहुत ही नैनो से भी लाइक बहुत ही सूक्ष्म सर्जरी है, इतनी सूक्ष्म सर्जरी है कि इट्स लाइक, और द बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट गिफ्ट इज दिस, कि हमें अवेलेबल है, लाइक ये हम खुद कर रहे हैं। तो ये आपकी खुद की अपनी सर्जरी होती है कि आप अपने ईच एंड एवरी सेल तक के पहुंच रहे हो, ईच एंड एवरी तो सेल के अंदर में, जैसे आपको पता है रहता है कि जैसे हमको हमारे पेरेंट्स, आप अगर मेल है तो आपको अपने हम अपने पेरेंट्स से 23 क्रोमोसोम्स लेके आए हुए हैं। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, एक एक्स एस रहता है, एक एक्स वाई रहता है सेल के अंदर में, जिससे हमको पता चलता है कि भाई ये मेल है, भाई ये फीमेल है। उसके साथ में हमको ये पता रहता है कि सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर में उसी तरीके से फिर उसके जो न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तैयार होते हैं। और क्रोमोसोम्स को और अगर हम कह सकते हैं, और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली जाए तो उसमें डीएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एवरी डीएनए स्ट्रक्चर अपने एक अलग अलग कोड्स होते हैं, ठीक है, एवरी ह्यूमन बीइंग के। नो डाउट कि मोस्ट ऑफ द डीएनए स्ट्रक्चर, चाहे वो छोटा सा प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो एक छोटे छोटे स्पीसीज से लेते हुए एक ह्यूमन बीइंग तक के डीएनए को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी, मीन्स इट्स नॉट अ वेरी मच डिफरेंस। बट कुछ कुछ जो पेयरिंग्स होते हैं जो हमको दूसरों से अलग करती है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। पर फिर यहाँ तक के तो ठीक है, यहाँ तक के सारी चीजें ठीक है। व्हाट इज एपिजेनेटिक्स माय डियर फ्रेंड? सो एपिजेनेटिक इज द, वैसे इस टर्मिनोलॉजी को 1942 को ही बता, मीन्स आ गया था बाय साइंटिस्ट। बट जिन्होंने सबसे ज्यादा इस पे योगदान दिया है, इस टॉपिक के ऊपर, उस उनका नाम है ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के ऊपर बुक लिखी है। और वेरी ब्यूटीफुल बुक माय डियर फ्रेंड। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? एपिजेनेटिक इज द, मीन्स इज द स्विच ऑन एंड ऑफ है आपके जीन्स का। तो वाई, अभी ये जो चीज है हमको किस तरीके से, ये जो नॉलेज है हमको क्यों बेनिफिशियल होगा? बिकॉज आपको क्वेश्चन होगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम डीप जा रहे हैं मेडिटेशन में। बट हमको पता, मीन्स आप ये सोचिए कि अगर मेडिटेशन को विजडम का साथ अगर मिलता है तो इट बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, राइट? आप और स्ट्रॉन्ग से कर सकते हो और आप चुकोगे नहीं। सो नाउ इट इज साइंटिफिकली प्रूव कि आपके जीन्स के एक्सप्रेशंस कुछ भी हो, ठीक है। तो एक स्टडी की गई थी, एक स्टडी से, एक फॉर एग्जांपल एक एक स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ, और ये रियल स्टडी की गई थी।
कि समवेयर मिस मोर देन कुछ हजार लोगों से ज्यादा लोगों को एक 8 वीक का प्रोग्राम दिया गया हुआ था, ठीक है। अपने यहाँ पे समझ जाओ कि 2,000 से या फिर दो मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपके बॉडी में ठीक है 8 वीक का उनको एक प्रोग्राम दिया गया था, कम से कम 7,000 लोगों को, ठीक है। 7,000 लोगों को 1 वीक का प्रोग्राम देने के 8 वीक के प्रोग्राम के बाद उनका जीनोम टेस्ट, जेनेटिक्स टेस्ट किया गया था। जेनेटिक टेस्ट में उनको समझ में आया कि भाई ये जो प्रोग्राम जिनको दिया गया था उनमें जो जीन्स है, ठीक है, जीन्स क्या करते हैं, आपको एक्सप्रेस करते हैं, आपके बॉडी में जो भी चल रहा है, आपके फिजिकल मिस आपके फिजिकल अपीयरेंस को एक्सप्रेस करते हैं, आपके बॉडी में जो वर्क चल रहा है, जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। तो जीन्स आर और रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जितने भी जितने भी लोग थे उनमें देखा गया कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉजिटिव जीन्स आर वर्किंग, मीन्स वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और मोर देन मीन्स लेस देन हाफ जीन्स है जो डिसीज के लिए, मीन्स कुछ कुछ जेनेटिक्स मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो किसी जो हमको जेनेटिकली हमारे हेरिडिटरी हमको एज अ डिसीज के रूप में मिलते हैं, बट उस टेक्निक को करते हुए उन्होंने देखा 8 वीक में वो जो डिसीज प्रोएक्टिव जीन्स थे वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस्ड ही नहीं हो रहे। ओके, उन्होंने एक्सप्रेस करना टोटली बंद कर दिया है। और उन्होंने 1 वीक और 1 to 2 वीक और कंटिन्यू किया जो भी वो टेक्निक कर रहे थे। हम बात करते हैं टेक्निक की आगे में, जो भी वो टेक्निक कर रहे थे। और उन्होंने और 2 वीक टेक्निक किया तो उनको पता चला कि जो पॉजिटिव जेन्स थे वो इनफैक्ट बढ़ गए। ओके, सो वो डबल हो गए। और वो जो डिसीज वाले जेनेटिक है वो बिल्कुल खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये अपने हाथ में है ना। और उन्होंने जो टेक्निक करवाई थी, उन्होंने रिलैक्सेशन टेक्निक करवाई थी और प्रेयर की टेक्निक करवाई थी, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक से भी डेफिनेटली मीन्स आप जितने भी आपके जो मन में चल रहे हुए हम आते हैं, तो रिलैक्सेशन और प्रेयर टेक्निक, ये दो टेक्निक को करके ही उनको इतना डिफरेंस पता चला, माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? तो आप ये सोचिए कि जस्ट 8 वीक में उनके जो डिसीज के जो जेनेटिक थे उन्होंने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, मीन्स उनका एक्सप्रेशन करना बंद हो गया। और जो पॉजिटिव जीन्स थे वो डबल से वो बढ़ने लग गए। तो आप ये सोचिए, तो ये स्टडी सामने आई कि जो एक जेनेटिक्स का जो एक्सप्रेशन है, जिस चीज जो स्टडी, एपिजेनेटिक इज द स्टडी जो जेनेटिक के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकती है विदाउट आपके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज किए बिना। इसको हम कहेंगे एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक्स में जेनेटिक्स के पहले, जेनेटिक के अबोव। और एपिजेनेटिक माय डियर फ्रेंड, तीन चीजों से उस पे फर्क पड़ता है। और इसका स्ट्रेट अर्थ ये होता है, मीन्स आपका एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे कि दो आइडेंटिकल ट्विंस है, दो एक जीन्स पाई जाती है ID4 करके, या ऐसी कोई जेनेटिक रहता है जिसमें जो बच्चा होता है वो टोटली इंसेंसिटिव होता है। पर इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया कि उसको ऐसे पेरेंट्स के साथ रखा गया कि जिसने उस बच्चे को बहुत सेंसिटिव बनाया, बहुत कंपैशनेट बनाया, इस तरीके का वातावरण दिया गया। और पता चला कि बेसिकली बेसिकली वो जो बच्चा है वो टोटली बस उस बच्चे में जेनेटिकली कंपोजिशन था कि वो उसमें कोई इमोशंस नहीं रहेंगे, वो दूसरों को हर्ट करेगा, उसको हर्ट करके ही खुशी होगी। बट बिकॉज उसको एनवायरमेंट ऐसा दिया गया जिसमें उसकी जो पालन पोषण हुआ उसमें उसे एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग करके तैयार, ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग तैयार किया गया। वो आगे जाके द मोस्ट कंपैशनेट पर्सन तैयार हुआ। तो इससे आप ये समझिए कि आपका जीन्स कुछ भी हो,
तो ये एक मीथ है माय डियर फ्रेंड, कि आप ये सोच रहे हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से या फिर हमें जो भी डिसीज हुई है, जो भी हमारी इलनेस हुई है, जो भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जो इश्यू हो रहा है हमारे बॉडी में, वो बिकॉज साइंटिफिकली साइंस ने ये कहा है कि वो ऑटोइम्यून है, या फिर साइंस ने ये कहा है कि वो नॉन क्यूरेबल है, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बट अगर आपने कंटिन्यूसली, सिंसियरली और रेगुलरली अगर आपने इस प्रोसेस को इनोकुलेट किया, जिसमें आप अपने डाइट को सही रख रहे हो, जिसमें आप अपने माइंड को सही रख रहे हो, है ना, और जिसमें आप अपने एनवायरनमेंट को सही रख रहे हो, तो आप अपने उस जीन के एक्सप्रेशन को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, अगर लेमैन मीन्स एकदम नॉर्मल बात की जाए, तो इसका अर्थ ये है कि आपको कोई भी अगर इशू है, कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी डिस्कम्फर्ट चल रहा है, अगर आपको उस डिस्कम्फर्ट को ओवरकम करना है, तो आप को उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको टोटली अनदेखा करते हुए, ठीक है, उसको टोटली अनदेखा करते हुए आपको आपकी जो साइकोलॉजी, आपको आपका जो माइंड है, वो टोटली होलिस्टिक में लेके जाना है, ना कि पर्सन लाइक सेल्फ सेल्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे आप क्या करोगे द डे फर्स्ट, आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है, या फिर नॉर्मली हमें कभी भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है, तो सबसे पहले सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम अच्छी बातें सुन रहे हैं, हम अच्छे लोगों के यहाँ पे जा रहे हैं, और ये सबके साथ होता है जब तक कि हमें विजडम ना हो, तो नॉलेज ना हो, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। पर वन फाइन डे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार, वन फाइन डे कुछ ऐसा आपका जीन एक्सप्रेस करने लग गया जो आपको डिसीज दे रहा है ना, हो सकता है कोई शुगर हो सकता है कोई भी। तो द मोमेंट वो जिन बिकॉज ऑफ एनीथिंग, कई बार ये फूड से भी हो सकता है, कई बार ये इन्फेक्शन से हो सकता है, कई बार एनवायरमेंट से हो सकता है, कई बार स्ट्रेस से हो सकता है, कि कुछ चीजें ट्रिगर हो जाती है जो सो रही है, अभी आपके जिन्स वो सो रहे हैं, पर वो ट्रिगर हो गए एकदम से किसी चीज के कारण। पर होता क्या है कि आप बिकॉज आप ये प्रोसेस में हो और काफी समय से हो, तो मैं आपके लिए अपने ग्रुप अपने ग्रुप के लिए ये कहना चाहूंगी कि आप अभी मेडिटेशन कर रहे हो, आप अभी स्पिरिचुअल हो, है ना। पर ऐसा कुछ जेनेटिक एक्सप्रेशन अगर शुरू हो जाता है, कुछ जीन्स अगर आना शुरू हो जाता है, आप स्पिरिचुअल से सेल्फ में आ जाते हो, है ना। तो अभी तक क्या आप होलिस्टिक थे कि मेरा घर मीन्स अहम ब्रह्मास्मि, या फिर एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम गोइंग इन फ्लो, ऐसे थे। पर जैसे ही कोई दुख या फिर कोई डिस्कम्फर्ट आना शुरू हो गया, आप कंप्लीटली स्पिरिचुअल से सेल्फ हो गए। तो जैसे ही सेल्फ हो गए, जैसे ही आपके बॉडी को ये मैसेज आना शुरू हो गया कि आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है, आपने चिंता करनी शुरू कर दी है, आप अभी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं, जब ये मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं शरीर को, तो शरीर क्या करती है, तो अब वो जैसा प्राण में जैसे सॉफ्टवेयर बॉडी का बना हुआ है, कि वो डिसाइड करेगी कि मुझे बढ़ना है, मुझे रुकना है, मेरी शरीर मुझको साथ दे रही है, नहीं दे रही है, तो वो उस तरीके से अपने आप को ड्राइव करना शुरू कर देती है। आप बात को समझिए कि एकदम सिंपल सी बात है कि आप संपूर्ण थे, अब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जब आप अपने बारे में सोचते सोचते एक सेल जब अपने बारे में सोचना शुरू करती है, तो वो जरूरी नहीं है कि अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए आपके शरीर के लिए जो अच्छा होगा वो करेगी। वो कर सकती है, लाइक कैंसरस सेल फॉर्म हो सकते हैं, उसको वो सही लगेगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे बढ़ना बहुत जरूरी है, ये मेरे शरीर के लिए ज्यादा जरूरी है। तो आपके शरीर को टोटली गलत मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे, आपके सेल्स को गलत मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो फोकस है वो कंप्लीटली सेल्फ आ चुका है। कंप्लीटली आप इतने स्ट्रेस में चले गए हो अचानक से, कि वो सेल्फ के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है कि बॉडी के एकदम माइन्यूट सा जो
स्ट्रक्चर है जिसको हम सेल कहते हैं, वो खुद के बारे में सोच रहा है और उसके लिए वो सही है, उसके लिए वो सही है, उसके लिए कैंसर बनना सही है, उसके लिए डायबिटीज बनना सही है, उसके लिए ऑटो इम्यून होना सही है, उसके लिए वो एक्सप्रेशन है कि उसको ये लगता है कि अगर मैं इस चीज को एक्सप्रेस करूंगा तभी ये चीज बैलेंस होगी, अगर मैं इस चीज को नहीं करूंगा तो ये चीज बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि हमने हमारा फोकस हटा दिया। तो हमको हमारा फोकस क्या करना है, कि हमको हमारा फोकस हमेशा बनाए रखना है, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना है। सो दिस इज द बेस, ये बेस है। कितना भी विपरीत परिस्थिति आ रही है आपके एनवायरमेंट में, आ रही है आपके, लाइक जो भी सिचुएशन है, पर आप अपने इनर सेंस को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए आपको 5 चीजें, 5 to 6 थिंग्स आपको हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप सभी कर रहे हो वो है मेडिटेशन, है ना। मेडिटेशन आपको कंटिन्यूअसली करना है, पर आपको इतना भी मेडिटेशन मिस आपको उसमें भी देखना है कि आप इस हर चीज में आपको देखना है कि आप कहीं पे स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो किसी चीज का, कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। नो, जस्ट जैसे मैम कहती है, जैसे हम डिस्कस करते हैं हर इसमें, कि आपको कभी भी कोई प्रेशर नहीं लेना है, आप जो भी कर रहे हो सहज रीति से करना है, राइट। और तो आपको मेडिटेशन करना है। देन माय डियर फ्रेंड, आप देखिए माइंड लेवल पे आपको अपने आप को पीसफुल रखना है, जितना आप पीसफुल रह सकते हो उतना ज्यादा बेटर है। देन रिलैक्सेशन, है ना, आपको रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना है। कभी भी आपको लगता है कि आप एक लाइन को क्रॉस कर रहे हो, आप स्ट्रेस पे जा रहे हो, है ना, हम हमसे ज्यादा बेहतर हमको कोई नहीं जानता कि हमारे एट प्रेजेंट हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या हो रहा है। तो जब भी आपको ऐसा समझ में आता है कि आप इस स्ट्रेस लेवल पे जा रहे हो, तब कुछ ऐसी बातें याद करो, इसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अपने माइंड को ट्रेन करो। सी, आपका माइंड है ना, वो सिग्नल्स भेजता है आपके बॉडी को, आपके इमोशंस को। तो आपके माइंड को आप जैसे रेगुलेट करोगे ना, वैसे वो आपके बॉडी को रेगुलेट करेगा, वैसे वो आपके हर एक चीज को, हर एक आने वाले घटनाओं को वो रेगुलेट करेगा। इतना माइंड में मीन्स ना, इतने अपने मन में शक्ति होती है। तो आपको रेगुलेट करना। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आपको जैसे ही लगता है, द मोमेंट आपको लगता है कि अभी आप स्ट्रेस में जा रहे हो, या फिर ये कंडीशन किसी चीज को, किसी इमोशन को ट्रिगर कर रही है, तो आपको तुरंत वो घटना याद करनी है ना। तुरंत ऐसी घटना याद करनी जिससे आपको खुशी मिलती है ना। और कम से कम 120 सेकंड उस स्टेट ऑफ माइंड में आपको रहना है, 120 सेकंड के लिए, कि आप उस चीज को याद कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, कोई चीज आपने की थी, कोई घटना आपके लाइफ में जिसने आपको अचीवमेंट्स दिए थे, आपने किसी का कुछ अच्छा किया था तो उसको खुशी मिली थी, या फिर कोई किसी से मुलाकात हुई थी जिसको आप कभी भूल नहीं सके। जो भी ऐसी इमोशंस है जिससे आपको आनंद होता है, तुरंत आपको करना है। सी, दिस इज द ट्रिक। और उसके थर्ड थिंग इज फॉरगिवनेस। ठीक है, आपको माफ करना है, अपने आप को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है, माय डियर फ्रेंड। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं मिस आप ये सोचोगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, या फिर ये मेरे साथ में बस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अपने आप को नहीं रखना है। हमने क्या किया ना, हम मनुष्य जन्म तो ले लिए, पर हमने इतने कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए हुए हैं कि ये नारी, ये यहाँ से शुरुआत है, ये स्त्री, ये पुरुष, फिर उसके बाद ये शुरुआत है कि ये सुंदर, ये मीन्स ये मीन्स हम आप सोचे कि हमने कितने कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग में क्यों बना के रखे हुए हैं, जरूरत नहीं है ना। तो आपको खुद को सोचने हैं कि अरे भाई, जो जिस चीज से मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, वो सच में गुस्से की चीज है, कि इसको हम लेट गो कर सकते हैं, या फिर ये किसी का इन्फ्लुएंशियल है, किसी ने बताया। देखिए, कोई किसी का फोन नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल किसी का फोन नहीं आया, कोई फोन करने वाला था पर किसी का फोन नहीं आया, तो हम कितना चिड़चिड़, हम कितना जजमेंटल हो जाते हैं, वो तो ऐसा ही है, वो तो फोन ही नहीं करता, वो तो उठा। अरे हमें नहीं पता उसके लाइफ में क्या चल रहा है ना।
और दूसरी बात ये कि एक तो बात हमको हमेशा ये याद ही रखनी चाहिए कि किसी के रहने से भी दुनिया नहीं थमती। मीन्स कोई नहीं रहे तब भी दुनिया नहीं थमती, है ना। और कोई रहे तो भी मीन्स दुनिया चलती ही रहती है, जिंदगी चलती ही रहती है। तो जब आप इस चीज को बहुत अंदर तक एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो आप किसी को भी फॉरगिव कर सकते हो। पहली बात तो किसी से भी आपको गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है, जेलसी हो रहा है, मत कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो आप अपने आप से ये चीज पूछो, अपने अंदर से ये चीज, अपने खुद से ये चीज जरूर पूछो कि ये जो इमोशन मुझ में आ रहा है इस व्यक्ति के प्रति, क्या मैंने उस व्यक्ति को पूरी तरीके से समझ लिया है? क्या उसके जीवन में जो जो हुआ, जो जैसे जैसे घटनाएं हुई जिसके कारण वो जैसे बिहेव कर रहा है, और वो जो मैं रिएक्ट कर रही हूँ, क्या मैंने उसको पूरी तरीके से समझ के कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ? अगर मैं पूरी तरीके से समझ के नहीं कर रहा हूँ तो ये मेरे शरीर के लिए सही नहीं है। और जब आप सभी चीज को सही तरीके से समझना शुरू कर देते हो माय डियर फ्रेंड, तो ऑटोमेटिकली आप सभी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। एक्सेप्टेंस आप खुद के लिए भी करते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, नहीं मैं बहू हूँ, नहीं मैं सास हूँ, नहीं मैं बेटी हूँ, नहीं मैं ये हूँ। इसके चलते भी हम इतने कॉम्प्लेक्स रहते हैं कि हम टोटली भूल जाते हैं कि हम हमारे शरीर पे कितना प्रेशर दे रहे हैं वो, इतना सोच सोच के। कभी कभी खुद को एक नॉर्मल इंसान भी समझ लो और समझो कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, ठीक है मैंने हंस दिया दूसरों के, ठीक है मैंने उनको बोल दिया, ठीक है। मीन्स अपने आप को एक्सेप्ट भी करो, खुद को भी फॉरगिव करो माय डियर फ्रेंड। और कोई दूसरा भी वैसा करता है तो उसको भी फॉरगिव करने की हिम्मत रखो, उसको भी माफ करने की हिम्मत रखो। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि जब हम सब बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं तो हम उनके फ्लॉज को भी समझते हैं। और जब हमको ये भी पता रहता है कि मैं खुद में पूर्ण सक्षम हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, तो हमको ये जेलेसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, मद मत्सर ये कुछ नहीं होता है। हमको ऑटोमेटिकली कंपैशन आता है। तो खुद को आप कंप्लीट समझे, अपने आप को समझे कि आप होल है, आप कंप्लीट है, आप में ही सब कुछ है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये चीज भी आपके माइंडसेट को बहुत चेंज करेगी। और माय डियर फ्रेंड, गिल्ट को ग्रेटिट्यूड में चेंज कर दो। ठीक है। जो भी गिल्ट आप में है, आज तक के आपने कुछ भी ऐसा किया जिसके लिए आप खुद को दोष देते हो, उसको आप ग्रेटिट्यूड देखो। जो भी चीजें आपने की, आपकी समझ थी इसीलिए की, जो हो गया वो छोड़ दे। किसी दूसरे ने भी कुछ ऐसा दोष किया हो जिसको आप नहीं फॉरगिव कर सकते, उसका, उसको भी, उसके भी दोष को माफ कर दे। आप समझे? किसी भी गिल्ट को, खुद का हो या फिर दूसरों का हो, उसको ग्रेटिट्यूड में, उससे जो आपने सीखा उस लेसन को आप आभार में कन्वर्ट कर दे। ओके। तो माय डियर फ्रेंड, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है। ठीक है। अपने माइंड को पीसफुल रखना है, इसके लिए आपको टोटली लाइक आपके माइंड को प्रोग्रामिंग करते रहना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। उसके बाद आपको फॉरगिवनेस करना है, आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है ना। फॉरगिवनेस में सारी चीजें आ गई, एक्सेप्टेंस आ गया, अपना खुद का एक्सेप्टेंस, दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस। और जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, आभार में रहते हो, जो भी छोटी भी चीज आपकी हो रही है, तो आपको एक विजन मिलता है कुछ नया करने का। आप वो पीछे की चीजों में अटके नहीं रहते हो माय डियर फ्रेंड। आप इस बात को समझो, जब आप इस एम्प्टीनेस को, जिसमें आपने ये सारी बातें भरी है, उसको अगर आप बाहर निकाल दोगे, कंप्लीटली फॉरगिव कर दोगे, तो जो 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 स्पेस रेडी होगी उसमें आप कुछ अच्छा भरना चाहोगे, है ना। तो जब आप अच्छा भरते जाओगे तो वो जो चीज हुई कि आपके जो डिसीज के जीन्स है वो एक्सप्रेस करना बंद कर देंगे, और आपके जो पॉजिटिव ट्रेट के जीन्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो विद दिस नोट, और बराबर 10:30 हो चुके हैं, तो आई थिंक और भी हम चर्चा करेंगे, अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो इस बारे में तो हम बात करेंगे, बट विद दिस नोट आई विल कंक्लूड दिस। आज का मैं मेरा टॉपिक कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल है इनके विषय में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मिली। यस सच्ची। ज्योति जी।
जी सच्ची जानकारी मिली। थैंक यू, थैंक यू। जी। थैंक यू ज्योति जी, नाइस टू सी यू, बहुत अच्छा लग रहे हो आप। थैंक यू। वेरी नाइस। आपको कुछ आपका बताना है श्वास का कुछ नया? नहीं, अभी तो टाइम भी बहुत हो गया है। हो गया है, हाँ। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल है इस बारे में सब जो मैम ने अभी समझाया है? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैम से। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि जो मैंने बोला वो समझा? अच्छा, अच्छी तरह से समझा। कि थैंक यू, थैंक यू। और तो कि अगर हम किसी का इस कोई, पार्ट पे हाँ हैं, तो जैसे मैंने कहा था, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोले, तब तक के मैं वो एक कर देती। मोर देन प्राणमय शरीर है ना, को हम माइंड से जो हमारे ब्रेन को रेगुलेट करके न्यूरोलॉजिस्ट प्रोग्रामिंग करके हम हमारे जीन्स को डिसीज फ्री कर सकते हैं। बट मेडिटेशन इज द प्रोसेस जो आपको प्राणमय शरीर से आनंदमय शरीर तक के लेके जाता है। इसमें जितने भी लेयर्स हमने कॉम्प्लेक्सेस हमने बनाए हैं इस शरीर को धारण करने के लिए, विद द जनरेशन, विद द एंसेस्टर, विद द लाइक जो भी युग है वो भी असर करता है ना, एनवायरमेंट है, वो सारी चीजें, ये सारी चीजों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसमें जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बोला गया है, जो रूल्स होते हैं, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको इन सब जो फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस है, ग्रेटिट्यूड है, ये रूल्स है आपके, इसको आपको फॉलो करने ही है। अनटिल एंड अनलेस आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे, हो सकता है आपको कुछ पावर्स मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, बट आप वो आनंद में तक के नहीं पहुंचोगे, है ना। कि आप तुरंत विजडम के साथ कनेक्ट हो गए, जब चाहिए तब आपको विजडम आ रहा है, वो आपके साथ नहीं हो पाएगा। और तो आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी जर्नी कहाँ तक के लेके जानी है, बीच में रुकना है, क्योंकि फिर वापस वो कर्मा क्रिएट करता है। आपको कोई सिद्धियां मिल रही है, आप सिद्धियों को यूज कर रहे हो, तो वो कर्मा क्रिएट करेगा, वो जेनेटिक्स में आपके कोड हो जाएगा। तो उसके साथ फिर आपको वो पुनरुपि जन्म, पुनरुपि मरण, वो उस प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। सो दैट्स देयर। बट हियर यहाँ पे जितने लोग हैं वो सीधा आना वाना सती तक पहुंचे हैं, तो मिस उनको, उनके लिए तो गेट खुल चुका है, तो अब वो वापस न जाए। राइट, और लोगों को थैंक यू, लेके। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मोनाली जी। यस अरुंधति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नमस्ते मैम, बहुत अच्छा नमस्ते। लगा। नमस्ते मिस। आप हाँ, बोलिए ना। हाँ। फिर आगे भी आप क्लास लिया था, वो भी फॉलो कर रही हूँ। आज भी बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। सो हाँ, स्वीट, वेरी हाँ, नाइस। समझ में आया, आप जो बोला समझ में आ गया अच्छा से। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। वही लाइक इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि या मुझे स्ट्रक्चर्स दिखाने थे, पर मैंने बोला कि ओके, लेट इट बी। वीडियोस मैंने सेव करके रखे हुए हैं इसके हाँ, लिए, हाँ, बेस के लिए। हाँ। मैं पोस्ट थैंक कर यू। देती हूँ चाहिए तो इसमें। ओके, थैंक यू मैम। आप फिर वापस बहुत जल्दी आ जाना। हाँ। यस दोस्तों, कोई और किसी कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो मैं सच्ची में नहीं तो फिर आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे, और तब तक के कल फिर 9 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। मोनाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्पेशल धन्यवाद जो इतनी सुंदर जानकारी आपने दी। थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू वेलकम वेलकम। इसी तरह आते रहिए और ज्ञानवर्धक बातें बताते रहिए लोगों को। मैम। मैम, मैं भी सीखती रहती हूँ आप सभी से, टू बी फ्रैंकली। मतलब देखिए, यहाँ पे जो भी आएगा वो सीखने के लिए, या सीखे मतलब बताने में भी सीखा ही जाएगा। जो आपने आज बताया है वो आप, हो सकता है आपकी स्टडी हो, पढ़ाई हो, लेकिन जो आपने बोल दिया ना लोगों के सामने, वो बिल्कुल आपके, वो कहते हैं ना, सब कॉन्शियस माइंड में ना छप गया। बराबर। वेरी वो मिटने वाला नहीं है। Very right. So I'm so thankful to each and everyone.
to be with me for this. Let's share with each other. Yes, Yeah, thank you. yeah. ज्योति मैम, जी अरुंधति जी बोलिए। ज्योति जी चली हाँ गई। हाँ हाँ, और नहीं जो नहीं, बैठे हैं अभी हैं। बॉडी पेन का लिए ये वाला मुद्रा कर रही हूँ, होगा ना ये मेरी? देखिए आप 1-2 दिन ना अरुंधति जी नमक के पानी से नहाइए। पानी में नमक डाल के और नमक का पानी डाल में नहाइए। उसमें खाली नमक से डालिए और अगर एलम है तो एलम थोड़ा सा एक बारी यूं डुबो के निकाल लीजिए पानी में, नहाने वाले पानी में। हाँ तो एलम थोड़ा डाल लीजिए और जो होता है रोक साल्ट जो होता है, हाँ हाँ हमारा जो नेचुरल साल्ट होता था जो पहले जो बनाते थे वो साबुत नमक जो आता था, अगर वो मिलता है तो वो वाला हाँ साल्ट लीजिए। सस्ता हाँ, रहता है, सबसे सस्ता रहता है, सबसे ज्यादा काम भी करता है। वो अच्छा। साल्ट अपना नहाने के पानी में डालिए डेली। उससे थोड़ी एक तो नेगेटिविटी दूर होगी और एक बॉडी में जो हीलिंग प्रॉपर्टीज जो है वो जल्दी आएंगी, ज्यादा हील करेंगी। हाँ हाँ, थोड़ा ये रिलैक्स भी कीजिए। राइट साइड पेन हो रहा है ना? हाँ तो वही है ना, थोड़ा रिलैक्स भी लीजिए कीजिए। क्योंकि हाँ देखिए आपके ऊपर प्रेशर तो आया है ना बॉडी में। वो कहते हैं ना बॉडी को, जो हमारी बॉडी इतनी वो है, वैसे तो स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक हम्म झटका यूं करके लगा ना तो भी हमारी हम्म पार्ट्स में ना जो जो जरक आता है, जो गैप हम्म थोड़ा सा भी आता है, वो हमें पेन करता है। जब तक वो प्रॉपर शेप में नहीं आएगी तब तक हमें उससे उलझना पड़ेगा। हम्म। आपके ऊपर जो इतना चीज ये पड़ा है तो वो चीज थोड़ा मतलब यहाँ से थोड़ा यूं हट गया है तो थोड़ा थोड़ा उसको आने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ, अभी ठीक है। नहीं पता लग रहा है, नहीं मालूम होगा, पर इसको हम्म अभी से क्यों, अभी से मतलब ये लीजिए, ज्यादा इजी नहीं लेना है, उसको केयर करना है। यस ओके। मोनाली जी बोलिए। मोनाली जी आप कुछ कहना चाह नहीं, रहे हैं? ज्योति जी बोलिए ना, ज्योति जी बोलिए, फिर मैं बोलती हूँ, कोई ज्योति जी म्यूट। ज्योति जी आप। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, ज्योति जी। ज्योति जी हो गए। ये राइट अरुण साइड का हथेली है ना, उसमें ये हम्म पहली उंगली का पॉइंट इधर से और ये अंगूठा के इधर से लेके ये पॉइंट दबाओ, ऐसे ऐसे 2 मिनट तक, तो पूरा राइट साइड का दर्द चला जाएगा। अच्छा। और हल्दी वाला पानी या दूध पियो, हल्दी ज्यादा लो, तो हल्दी से हाँ क्या अंदर खून जम गया ना तो अलग हो जाएगा सब, दर्द कम हो जाएगा। और ये पॉइंट दबाओ राइट साइड का, अच्छा। अरुंधति, इससे हो जाएगा। जैसे हाँ अब आज टॉपिक हुआ है ना, आप माइंड पे हाँ मत ले। ठीक है, जो जरूरी है करना वो तो आप करें, जो आप पूछ रहे हैं वो भी आप पूछे उसका। पर इसका आप एक होता है पेन और एक होता है पेन की सफरिंग, है ना। तो आप सफरिंग ना करें, एक्सप्रेशन आपके जो जीन्स है ना, हम्म। आपके जीन्स तक के पहुंचने ना दे कि आप सफर कर रहे हैं। अच्छा। आपके शरीर के लिए जरूरत है ये पेन को बाहर निकालना, सिर्फ आप उतना काम कर रहे हो। आप ये मन मन को स्ट्रेस में मत आने दे, या फिर उसको सफर हाँ ना करे पेन को, ठीक है। ये मैं बहुत बोल्ड है मैम, ज्योति ये इसको बार बार याद मत करो। हाँ। अरुंधति जी बहुत बोल्ड है। ऐसा नहीं है, कल ये एक्सीडेंट से मिली है, एक प्रेम हम्म। से मिली है उनसे, ओ। और उन्हीं की वजह से 2 बाइक इनके ऊपर मतलब गिर पड़ी। ओ। तो उसकी ये ध्यान का ही करें, ये मिराकल्स है जो इतना होने के बावजूद इनको कुछ नहीं लगा। थोड़ा बहुत तो कुछ तो वो होगा, बस वो लग की। तो ट्रू ट्रू। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बी स्ट्रांग एंड बी, मतलब जैसे आगे अब तक आप लेते रहे उसको उसी तरह पॉजिटिव लेते रहिए कि नथिंग, कुछ नहीं हुआ, मैं ये नथिंग कहती हैपेंड। हूँ कि पेन बोले ही ना, ये पेन का ना अपने ब्रेन के साथ में थोड़ा सा नेगेटिव कनेक्शन है। आप डिस्कम्फर्ट बोले, आपने देखा मैंने पूरे सेशन में डिस्कम्फर्ट बोला, पेन हाँ बोला ही। हाँ ओके, तो डू नॉट से पेन। पेन और जीन्स का कुछ नेगेटिव कनेक्शन है, तो जी आप जी जी, वो आने लगता है फिर। हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। डिस्कम्फर्ट क्या है सब लोग आ रहा है जो घर में खबर करने के लिए, वो लोग को बोलते बोलते मुझे देखिए ये मैं कल बोलने लगी थी ये, और आज भी मैं एक्चुअल में मेरा बिटिया के पास गई हुई थी जब आपका फोन आया।
वहीं पे हाँ थी। हाँ एक्चुअल में उनको थोड़ा फीवर आया हुआ, उनके दोनों बच्चे थोड़ा वायरल से वो थे, इफेक्टेड थे। और मैं आज अपने घर आ गई, आज उसको दोबारा से फीवर आ गया, फिर कल मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तो वो थोड़ा ये था कि वहां पे मैं ये सब बातें क्लियरली बोल नहीं पा रही थी। और हाँ जो हाँ। आप जो पूछने थे, उनसे स्ट्रिक्टली आप वो बात से दूसरी बात पे आ जाइए। उनको अच्छा। वो बात नहीं बतानी है आपको, जो आज जो एक्सीडेंट हुआ, कुत्ते ने काटा, ये कहानी नहीं बतानी है उनको। क्योंकि हाँ जितना हाँ ये जितना जैसे जैसे आप बिलीव करेंगी ना ने, वो आपकी जो बॉडी में जो अंदर जो जीन्स होता है ना, जीन में जो हलचल उस समय मची थी एक्सीडेंट के समय, वो हलचल बार हम्म बार मचेगी आपकी बॉडी में। हम्म। तो राइट। आपको उनको उनको बोलना है कि आओ खाओ, और मेरे को कुछ नहीं हुआ, नथिंग। आपको हम्म। अपनी अपनी बारे में बताना नहीं है कि 2 बाइक गिरी, 1 बाइक गिरी, 4 बाइक गिरी, कुछ नहीं बताना। बोलो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके, आई एम ऑल राइट। जितना फाइट अपने रिस्पॉन्स जो आप हाँ, कह रहे हैं। जितना आपने मैसेज देना अपने रिश्तेदारों को भी, उनको ये हाँ, कहानी नहीं बतानी है, आपको बिल्कुल नहीं बतानी है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। अ, बस अरुंधति जी, उनको मेडिटेशन से ये जो आपका शौक है ना, जो उस समय हुआ था, फ्लाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स जो हम कहते हैं, जो उस जिसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो गया था, वो आप मेडिटेशन से कंप्लीटली डिलीट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ऐसा कर देखिए, सकते मैं अपना ही किस्सा बताना चाहूंगी आपको अरुंधति जी। मेरे लास्ट ईयर 8 दिसंबर को मेरे बेटे की मैरिज थी, छोटे बेटे की मैरिज थी। हाँ और मतलब मैंने अभी शेयर नहीं किया किसी से, खैर ये बात मैं आपकी बात पे आप ऐसे आ गया मन में, तो मैं बता दे रही हूँ। तो जैसे ही घोड़ी पे, मतलब घोड़ी को, वो घोड़ी पे बैठा, हमारे में घोड़ी घुड़चड़ी होती है, घोड़ी पे बैठा जाता है। हाँ हाँ तो घोड़ी के पीछे मैं काफी दूर थी। मेरी बेटी, जैसे हमारे में चावल से डालते हैं, तो चावल डालने के लिए बड़ी वाली बेटी वहां पे खड़ी हुई। तो उसको, उसके हाथ में मैं रुमाल बांधते, नंगे हाथ से नहीं डालते, रुमाल बांध के उसके उससे चावल डाले जाते हैं। तो मैं उसके हाथ में रुमाल बांध रही थी उधर को, और घोड़ी से काफी मतलब डिस्टेंस पे भी थी। लेकिन घोड़ी ने ना दोनों लाते यूं करके फेंकी अपनी, और मेरे को यहाँ पे बिल्कुल सेंटर और मिडल ऑफ मेरे पेट के ऊपर, जो क्या कहते हैं, कलेजा जिसको बोलते हैं, हाँ वहां पे हाँ। बिल्कुल ऐसे करके हिट घोड़ी का पंजा लगा। और मैं इतनी हम्म फोर्स के साथ गिरी कि आगे जहां से खड़ी थी उसके आगे 10 फीट में जाके पीछे गिरी। हम्म। लेकिन गिरने टाइम में मैं कॉन्शियस थी। हाँ हाँ। मेरे को ये था कि अगर मैं मेरा सिर लग गया इतनी दूर से गिर के, तो सिर जरूर टूटेगा, फूटेगा, तो बचना मुश्किल होगा। तो मैंने सिर, मतलब गिरी में, जैसे गिरी बेशक, लेकिन मैंने सिर को ऊपर रखा, बचाए रखा, नहीं गिरा, सिर जमीन से नहीं टकराया। हम्म। और उस इंसिडेंट में मेरी 6 पसलियां टूटी। हम्म और बारात जाने के लिए तैयार है, बारात मतलब गुड़चड़ी जो होती है, बारात जाने के लिए, निकलने के लिए तैयार होती है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उठी, और जैसे मैंने मेरे एकदम जैसे गंजेशन, मुझे लगा कि पानी पीना है मुझे। तो पानी पीने टाइम में भी मुझे याद आ गया कि नहीं, मुझे पानी नहीं पीना, मेरी बॉडी अभी गर्म है, और मुझे उसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालना। हम्म। तो मैंने पानी नहीं, मैंने मुंह में ही पानी रखा, उसको गार्गिल करती रही, जो एक घूंट मैंने ले लिया था उसको गार्गिल करती रही, उसके बाद मैं खड़ी हो गई। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे सारे, मतलब पूरी तरह से फट गए थे, ये समझ लो, इतनी ज्यादा हीटिंग हुई थी। और पूरे कपड़े फट गए। फिर वो मैंने देखा, थोड़ी आगे चल के मेरे सारे कपड़े फटे, मैंने घर में आई कपड़े चेंज किए, और फिर पूरी मैरिज अटेंड की मैंने। हम्म। वो माइंड। मैंने जी, और जब मैंने डायग्नोज किया, मेरे मतलब 8 की मेरे बेटे की मैरिज थी, और सुबह होते होते 9 तारीख हो गई। 10 तारीख को मेरा बेटा बड़ा न्यूजीलैंड रहता, तो 10 तारीख को उसकी फ्लाइट थी। अब मेरे पास कितना कॉम्प्लिकेशन टाइम, कितना कम वो टाइम था, कम था। अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मन का ये जाएगा, मैं इसकी विदाई के समय भी हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। मैंने हॉस्पिटल दिखाया ही नहीं, मैंने 13 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई।
तब 13 तारीख को छोटे वाले बेटे को अपने हनीमून पे जाना था। तो हाँ, तब भी रिपोर्ट नहीं आई थी। उसको रास्ते में डॉक्टर ने बताया कि मम्मी की चोट टूटी हुई है, उनको बोलो रेस्ट करे। और मैं मतलब मेरे को कोई ये भी नहीं वो जज कर पा रहा था, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब कह रही थी। मतलब ये था कि थोड़ा सा मुझे अलग हटके वो चीज करने की आदत होती है। तो उस दिन उन्होंने सिर्फ यही बोला, तूने साड़ी तो बहुत पुरानी पहनी थी, मतलब अच्छी साड़ी थी लेकिन पुराने टाइम की लग रही थी। मैंने कहा हाँ, बस ऐसा ही था। लेकिन कोई ये जज नहीं कर पाया कि मेरे को इतनी चोट लगी हुई है। और आपको जो कॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड अगर सोच लेगा ना, अब जैसे जब 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 जैसे अभी कह रहे हो ना, आप मेरे से पता बताने आ रहे हैं सब रिश्तेदार, तो जो भी आ रहा था ना वो यही बता रहा था कि उसकी मेरी सास की दो टूटी थी, वो बिस्तर से हिल नहीं पा रही थी। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं सही हूँ मैं भी ना। ऐसे बोल रही हूँ। मेरे को लेकिन पूरा मूवमेंट था, सब कुछ था। अभी आप ऐसे ही रहिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ, और मेरा हम्म, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये ऐसे ही था, बस एक इंसिडेंट था, हो गया, दैट्स ऑल। आप हम्म, उसको कहानी मत बताइए। हाँ हाँ। यस मास्टर, फिर चलते Great, हैं, great. कल फिर Very मिलते हैं good. 9 बजे। Thank you. हाँ, Good. good night। जी।